दोस्तों फाइनली कल बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो है वो चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ले लिया। उनके साथ 5 लोगों ने शपथ लिया। ये बात है। अब पहली बार मैंने आपको, जब मैंने लास्ट में परसों वीडियो बनाया था, तो मैंने बताया था कि पहली बार बहुत दिनों के बाद देखने को मिलेगा कि बीजेपी ने कोई भी मास्टर स्ट्रोक करने का प्रयास नहीं किया ना। तो बीजेपी क्या करती है, मास्टर स्ट्रोक कैसे करती है? जो व्यक्ति जीता उसको नहीं बनाए, जिसके नाम पे चुनाव जीते आप। जैसे दिल्ली में प्रवेश वर्मा को लोग मानते हैं कि मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन वहां पे ऐसे आदमी को बुला के बनाया जिसको कोई नहीं जानता। अब इससे क्या होता है कि जो एक तो समर्थक हो गए, कार्यकर्ता हो गया, और जो भी फेस होता है, जो इतना दिनों से फाइट किया होता है, उसमें भी एक निराशा जन्म लेती है। ये बीजेपी को मतलब समझ में आया होगा। आपने यही देखा, चाहे आपने मध्य प्रदेश हो, आपने राजस्थान में देखा हो, तो ये इसका कहीं ना कहीं बैकफायर हुआ। भले आप चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने के बाद आपने बनाया, लेकिन ये कहीं ना कहीं बैकफायर हुआ। इसलिए देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, और बिहार में भी स्ट्रेटेजी चेंज किया। और उन्होंने, जो पहले से लोग उनको जानते थे, ऐसा नहीं कि किसी पहले आपने देखा होगा नीतीश कुमार के साथ एक और उन्होंने किया कि पहले जो डिप्टी सीएम थे उनको उन्होंने ऐसे जगह से लाया जिसको कोई नहीं जानता था। तो बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट करना, मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी आदत कि पहली बार मैं भी बहुत, और कई लोगों ने जो सोशल मीडिया एक्स पे अकाउंट पे लिखा कि चलो आपने सही लिखा कि नो मोर दो मास्टर स्ट्रोक। तो पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि जनता नाराज हो जाए। ऑब्वियसली शुभेंदु अधिकारी जो है वो इसके अधिकारी भी थे। जो शुभेंदु अधिकारी थे वो चीफ मिनिस्टर पद के अधिकारी भी थे, क्योंकि जो भी लड़ाई लड़ा उन्होंने, और जिस तरह से 2021 में भी उन्होंने परास्त किया, और जिस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी को इस चुनाव में भी परास्त किया, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि शुभेंदु अधिकारी इस जीत के बहुत बड़े हकदार हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो तो मान लीजिए कि चीफ मिनिस्टर हो गए। अब ये एक बहुत बड़ा हर लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है, और उन्होंने कई लोग पूछा कि भाई बीजेपी ने तमिलनाडु में, अभी आपने पुण्य प्रसून वाजपेयी का भी देखा होगा, और कांग्रेसी तो लग जाते हैं ना कि भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एक बंदा है उनका, उसको देखता हूँ ट्विटर पे लिखता रहता है कि 7 जगह जो आईएनसी का मतलब सरकार है। ये बीजेपी वाले बोलते हैं ना कि 100 जगह बन गया। अरे भाई, लेकिन तुम्हारा उसमें तुम्हारा योगदान कितना है? अगर कर्नाटक छोड़ दें और हिमाचल छोड़ दे, तेलंगाना, तो कहीं भी तुम्हारा मतलब तुम्हारी हैसियत नहीं है खड़ा होने की। लेकिन तुमको अपना हर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और मैं कई बार बोला, एक पुण्य प्रसून वाजपेयी जो है ना, इन लोगों को चूरन चटा के ना अपना, आप सोचिए कि वो मैंने कौन, मतलब एक बंदा निरंतरता से फेक वीडियो बनाने वाला कोई व्यक्ति है इस सोशल मीडिया पे, तो है पुण्य प्रसून वाजपेयी। मतलब उस बंदे के आज तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं देखा होगा कि सच हुआ है। एक वो 4 PM वाला, ये मैं जब से देख रहा हूं ना, तब से एक भी वीडियो इनका सही नहीं है। अजीत अंजुम का भी वीडियो आपको सच आ जाएगा। भाई कई जगह वो बोलता है बंदा, तो कई बार एक दो बार सच हो जाएगा, लेकिन इन बंदे दोनों का तो देखा ही नहीं है मैं। अपस्टीन फाइल से सरकार गिरा देते कि भाई नहीं, अभी तो देखो मोदी जी की सरकार जो है ये मतलब 5-6 महीने पहले गिर गई थी, उनके हिसाब से गिर चुकी है, अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं। ऐसे ही ये लोग बिहार में दिखा रहे थे कि बिहार में सरकार गिरने, नीतीश कुमार छोड़कर जाने वाले हैं, और आरजेडी के साथ फिर एक लेमैन भी बोलेगा कि भाई नीतीश कुमार को फायदा क्या होगा अगर आरजेडी के साथ जाएंगे। तो मुख्यमंत्री तो बनेगा नहीं, मुख्यमंत्री तो तेजस्वी बनेगा, तो वो क्या डिप्टी सीएम बनेंगे? यहाँ तो चलो राज्यसभा में भेज दिए गए ना, वहां पे करता क्या? यहाँ पे तो मान लो गवर्नर भी बना सकते हो उनको। वो करेंगे क्या इतने बड़े स्ट्रेचर के लीडर?
तेजस्वी के नीचे काम करेंगे। तो ये लेमैन भी आदमी बता सकता है कि क्या हो सकता है। लेकिन एक होता है ना कि या तो ये साले ऐसे ही होंगे जिसको नॉलेज नहीं होगा, और ये होता है ना कि कैसे भी एग्जाम में पास हो गए चोरी चकारी के टाइम में, वैसे ही पत्रकार हो गए ये। और या तो ये इन लोगों को चूरन चटा के अपना पैसा कमाई कर रहे हैं व्यू लेकर, और जो देख रहे हैं उनकी बलिहारी है कि उसके बावजूद भी देखते, एक नशा होता है सर जी, कि आदमी को ना उनके मतलब की बात करो जबकि वो सत्य ना हो। मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से भी सपना हो, उनके सपने में भी एक सपना हो, वो भी देख लेते हैं और ये मान लेते हैं। अब इसने क्या किया क्या कि तमिलनाडु में देखो सरकार आएगी तो इस बार जो है 2029 का चुनाव जो है, ये पता नहीं कहाँ से गणित लाता है यार। ये बंदे को कभी कभी सोचता हूँ यार, लोग इसको किसी दिन दौड़ाएंगे सड़क पे कि यार इस तरह का फेक वीडियो मत बनाया कर भाई। किसने क्या बोला कि भाई 2021 में चुनाव जो है 2029 में, तो अब विजय और राहुल गांधी मिलके ना कोई तहलका मचा देंगे। भाई मैं कह रहा हूं, और कई लोग जो बीजेपी को ज्ञान दे रहे हैं कि भाई तमिलनाडु में अन्ना मलाई को उन्होंने इग्नोर किया उसका फल है। भाई 2021 में भी चुनाव जब बीजेपी हारी थी तो लोग यही बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने काम किया। और एक बहुत बड़ा आपको रिपोर्ट भी बता रहा हूं कि बीजेपी ने नड्डा साहब का एक इंटरव्यू के एक जिक्र किया पत्रकार ने, कि पूछा था उस समय, आज वो खुलासा कर रहा है कि भाई नड्डा साहब, आप लोग आश्वस्त थे 2021 के चुनाव में जीतने के लिए। उस समय मतलब उस समय का इंटरव्यू है कि आप आश्वस्त थे, आप लोग जीत नहीं पाए, और ये भी है कि आप लोगों ने बोला कि भाई पता था कि टीएमसी के जो था, आपने इतना आर्मी लगाया, मतलब सीआरपीएफ के जवान तब भी लगे थे, और उसके बावजूद भी चुनाव आप हार गए। आप जब जानते हैं, तो उन्होंने बताया कि देखिए सीआरपीएफ क्या, वो पूरी बात बता रहा हूँ, सीआरपीएफ तो बाहर रहती है, लेकिन जो जहाँ पोलिंग के अंदर होता है वहां पे तो सर टीएमसी के लोग ही भरे रहते हैं, और उनकी वजह से वो लोग जबरदस्ती काउंटिंग में बहुत हेर फेर कर की है, उसकी वजह से वो जीत गए। तो कह रहे आपने आवाज क्यों नहीं उठाया। उन्होंने बहुत बड़ी बात कि उससे फायदा क्या होगा। जनता लोग जान गए ना, हमने हमने उस पर काम किया है। वो चुनाव हारने के बाद मैं ये कहता, ये मैं नहीं बता सकता कि वो जस्ट उसके बाद का इंटरव्यू है कि उसके 2-3 साल के बाद उन्होंने बताया, तो उन्होंने काम किया कर रहे हैं उस पर। और यही दिखा कि उन्होंने इस बार के चुनाव में सीआरपीएफ के साथ जो अंदर की पोलिंग, एक बूथ में कैसे वोटिंग होनी चाहिए, जहां पे उन्होंने एक एक चीज को लिया कि भाई कोई बटन दबा रहा है, कोई बटन पे चिपका रहा है, कोई परफ्यूम लगा रहा है, सब चीज उन्होंने लिया। दूसरा, जहाँ पे काउंटिंग का सेंटर था, जहाँ पे काउंटिंग हो रही थी ईवीएम के साथ, वहां पे उन्होंने पूरा सीआरपीएफ की तैनाती किया। जो लोग वोट देने जा रहे हैं वहां पे सीआरपीएफ की तैनाती थी, वो लोगों ने आई कार्ड कर करके उन्होंने वोट कराया, और एसआईआर के तहत ही। तो उन्होंने वर्कआउट किया था, उन्होंने देखा ये हमारी वहां पे, हम जीत गए थे चुनाव, लेकिन 50-60 उन्होंने बोला कि सीट इसलिए हम हार गए क्योंकि हम उसको अंदर जो टीएमसी की गुंडागर्दी थी, जिसकी वजह से हम 50 सीट अपना जीता हुआ भी हम उसको क्लेम नहीं कर पाए, उसकी वजह ये थी। तो उनका ये नहीं चाहता कि यार यार एसआईआर की तरफ से हार गए। आप देखो, मेरे को न्यूज में बने रहना है, जैसे कि मान लीजिए कि जो खबरें आती है कि कांग्रेस, अरे यार देखो एसआईआर में बूथ लूट लिया, ये कर लिया, नहीं तो हम तो जीत गए थे। उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनको जनता में न्यूज में बने रहना नहीं है, डिबेट पे उनको बने रहना नहीं है। मतलब उनकी बातों से लग रहा है, जो नड्डा साहब का इंटरव्यू उन्होंने बताया, मैं भूल रहा हूँ कौन सा पत्रकार था, जरूर आपको बताऊंगा अगर आएगा तो कभी किसी और वीडियो में। उन्होंने इतनी बड़ी बात इस तरह से बोली कि उन्होंने उस पे काम किया। उनको बताने से मतलब नहीं है कि बताकर न्यूज में बनकर प्राइम टाइम में डिबेट हो से उनको उससे तो चुनाव तो जीत नहीं जाएंगे। चुनाव कब जीतेंगे, जब वो जो त्रुटि था उसके ऊपर कैसे उसको सॉल्व किया जाए, उस पर कैसे काम करके उन बातों को खत्म किया जाए। और वो इस चुनाव में 2026 में उन्होंने किया, और चुनाव का रिजल्ट आपके सामने है। तो कहने का क्या मतलब, अब राहुल गांधी यहाँ वोट चोरी हो रहा है, उनको काम नहीं करना है, उनको न्यूज में बने रहना ही वही समझते हैं। और मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि चुनाव राहुल गांधी जीतना नहीं चाहते, उनको देश में अराजकता चाहिए, हर जगह बवाल चल रहा हो एकदम।
अराजकता फैली हो जैसे ममता बनर्जी थी, वो उस तरह का उनको चाहिए। उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि वो कांग्रेस की सरकार बने ना बने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उन पे। तो कहने का मतलब है कि जो लोग राहुल गांधी को इस तरह से देखते हैं कि सरकार बनाएंगे, उनकी बेवकूफी है। क्योंकि राहुल गांधी, आप जैसे अमित शाह ने बहुत बड़ी बात बोली, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि भाई 2014 के बाद मैं आया, तो 2014 के पहले कई प्रदेशों से, मेन मेन प्रदेश से, अब उत्तर प्रदेश, बिहार, आप जाइए, कई साउथ के हो गया, और उसके नॉर्थ ईस्ट से कई जगह से कांग्रेस बहुत सालों से, 30 30 साल, 20 साल से गायब है। तो उस समय तो बीजेपी थी नहीं, तो फिर एसआईआर और वोट चोरी कैसे होगा? तो क्या वोट चोरी जो कर रहे हैं उनके साथ आप बैठे हो, चाहे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, या उड़ीसा में नवीन पटनायक हो, तो क्या मतलब उसके हिसाब से आप बैठे हो? क्योंकि इतने सालों तक आपने सरकार नहीं बना पाए और आप उनको वोट चोरी मानते हो? नहीं, क्योंकि आपने जमीन पे काम नहीं किया। आप समझे नहीं कि क्यों चुनाव हार रहे हो। आप चुनाव हार रहे हो, आपको चिंतन की जरूरत है। वो हमेशा ने सही बोला वो बात। लेकिन होता है ना कि चुनाव हमें हमें लड़ना ही नहीं, हमें जीतना ही नहीं, हमें तो कुछ ना कुछ, हमें हल्ला करना है। तो वो चीज को, आपको जब तक इस पे काम नहीं करोगे तो आप चुनाव जीतोगे नहीं, और उनको चुनाव जीतने से कोई मतलब नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने जो किया क्यों किया। मैं आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि दो चीजें ऐसे हुआ 2026 के रिजल्ट से। एक तो वामपंथी पूरे देश से समाप्त हो गए। तो वामपंथी को समाप्त करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि केरल में आपको रास्ते खोलना है। यहाँ पे आशुतोष जो है, जो आम आदमी पार्टी में था, उससे मैं सहमत हूं। उसने बोला कि दो जगह ऐसा चीज हुआ जिससे कि अब बीजेपी के लिए रास्ता खुल गया। उनको द्रविड़ पॉलिटिक्स को खत्म कर रहा था, और उनको लग रहा था कि अन्ना मलाई, अगर इस बार अगर डीएमके सत्ता में आ जाएगी तो पूरी तरह से द्रविड़ पॉलिटिक्स का उद्भव हो जाएगा, और वो बंदा जो सनातन को खत्म करने का बोलने के बावजूद भी जीत के सरकार बना लेगा, तो यानी कि उस बंदे की और मजबूती हो जाएगी। और उन्होंने जमीन पे जो भी सोचा होगा, इसलिए उन्होंने देखा जिस तरह से बंगाल पे उन्होंने पूरा काम किया, वो तमिलनाडु में दिखा नहीं। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना गट फीलिंग है, मैं जो आकलन करता हूं, किसी ने अन्ना मलाई को उन्होंने साइलेंट किया होगा। एक होता ना कि एक बेट लगाना, देखते हैं क्या होता है। अब ये आप मान के चलो कि तमिलनाडु की जो सरकार है, कोई भी नहीं बोलेगा ये ज्यादा दिन तक चलने वाली है। कांग्रेसी भी नहीं मानता, और कांग्रेसी चलने भी नहीं देंगे, और डीएमके का मानेगी, तो ये सरकार इस बार द्रविड़ पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा। अब जो आएगा वो लड़ाई होगा। एक पार्टी तो आ गई जो गैर द्रविड़ है, जो टीवी के हो गया। तो अब लड़ाई, अब अन्ना मलाई, अब बीजेपी के लिए रास्ता उससे खुल गया। और यही केरल की वामपंथी सरकार जाने से जो लोग, जो हिंदू वोटर्स हैं, उनको लग रहा था कि नहीं यार यार वामपंथी चले जाएंगे, कांग्रेस को ही दो। तो जहां पे यूडीए में आप देखेंगे कि जिस तरह से जो एक तरह से मुस्लिम लीग जीती है, उस तरह कैसे किस तरह से वहां पे पाकिस्तान के झंडे जो रैलियों में लहराए जा रहे हैं, ये भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अगले चुनाव में पोलराइजेशन वहां भी होगा। वहां भी लोगों के खटक रहा होगा जो हिंदू वोट बैंक है, कि देखो कांग्रेस जीतती है तो वहां पे पाकिस्तान के झंडे जलते हैं और हिंदुओं के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। अभी अभी आंध्रा में देखा होगा कि हनुमान जी की मूर्ति के साथ यहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ये चीज देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार ऐसा होगा कि दो राज्य में बीजेपी का, अब आने वाले दिनों में कैसे कैसे बीजेपी स्ट्रेटेजी तमिलनाडु में क्या करती है वो पता चलेगा, तब और क्लियर होगा कि बीजेपी अब अन्ना मलाई को किस तरह से आगे कर रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा फिर जरूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलेंगे किसी और में आज के